सुमन का प्रेम विवाह हुआ था और उसका एक छोटा बेटा भी था। वो उसका लालन पालन बड़ी ही मुश्किलों से करती थी। सुमन का पति उसे छोड़कर चला गया था। सुमन उसकी याद में दिन रात रोया करती थी। अब क्या रोती ही रहेगी या काम धंधा भी करेगी? अरे रोते रोते अपने बेटे को निहारती रहा कर। मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ भेज दिया तूने, आने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा कर भेज दिया है उसको। माँ, पता नहीं भैया कहाँ होंगे, और अच्छा भी है भैया यहाँ से चले गए। कम से कम इस मनहूस का चेहरा तो नहीं देखते। जहाँ भी होंगे खुश रह रहे होंगे। इसके साथ तो उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। आए दिन लीलावती और शिवानी उसको ताना दिया करती थी। वो पूरे घर में अकेली पड़ गई थी क्योंकि वो प्रेम विवाह करके आई थी। इस वजह से लीलावती और शिवानी दोनों उसको पसंद नहीं करती थी। माँ, पता नहीं इसको क्या देखकर मेरे भाई ने पसंद किया था। न देखने में सुंदर है और न ही कुछ काम आता है। इसको हमारे माथे मड़कर पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अरे उसने पसंद नहीं किया होगा, इसी ने हमारी जमीन जायदाद को देखकर उसको अपने बस में कर लिया होगा। जादू टोने से मेरे बेटे को फंसाकर खुद शादी कर ली और अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब तक रहेगी, हमारी छाती पर मूंग दलेगी। जब भैया नहीं है तो ये यहाँ पर क्यों है? इसको भी चले जाना चाहिए। चल जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। अब यहाँ पर अपने बेटे के साथ मत बैठ, जो पूरे दिन सर में दर्द रखता है रो रो कर। सुमन लीलावती के लिए चाय बनाने के लिए चल देती है। वहीं शिवानी सीढ़ियों पर तेल डाल देती है, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? इतनी तेज क्या गिर गया? माँ, हमारा काम खत्म हो गया। मैंने सीढ़ियों पर सरसों का तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। अरे ये क्या किया तूने? माना हमें उससे पल्ला झाड़ना था, पर तूने तो इसकी जिंदगी से ही पल्ला झाड़ दिया। चल, जो हुआ अच्छा हुआ, पर अब इसको कहीं ठिकाने लगाना होगा। अगर पड़ोस में से किसी को इसके बारे में पता चल गया तो लेने के देने बढ़ जाएंगे और पुलिस हमें जेल में चक्की पिसवाएगी। माँ, तो अब मैं क्या करूं? अरे करना कुछ नहीं है, इसको उठाकर पीछे वाले बागीचे में गाड़ दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने सुमन के बारे में पूछा तो? अरे तो क्या, अरे कह देंगे कि किसी के साथ भाग गई, हमें नहीं पता। आखिर हमसे कोई क्यों पूछेगा, और कह देंगे कि ये कौन सा हमारी कुछ लगती थी। शिवानी और लीलावती उसको उठाकर बागीचे में दबा देते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता। माँ, सुमन को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब इस बच्चे का क्या करें? करना क्या है? अरे पड़ा रहेगा यहाँ पर एक कोने में। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अनाथ आश्रम में दे आएंगे। जब सुमन ही नहीं है तो ये बच्चा हमारे किस काम का है? बेकार में हमारा काम बढ़ाएगा। लीलावती और शिवानी अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हैं। न ही उस बच्चे को दूध देती हैं और न ही उसका ध्यान रखती हैं। एक बार बच्चा पलट खाकर गिर जाता है, तभी सुमन वहां पर आ जाती है। मेरा बच्चा गिर गया। मेरी सास और ननद दोनों को इसका तो ध्यान ही नहीं है। इस तरह से तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे इस बच्चे को ले जाकर इसका ध्यान रखना होगा। मेरा बच्चा, इस बच्चे को मुझे कहीं छुपाना होगा, नहीं तो कोई मुझे इस रूप में देख लेगा तो ये बच्चा भी मेरे हाथ से चला जाएगा। सुमन सभी जगह तलाश करती है, परंतु उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है। तभी उसे एक सरकारी दफ्तर दिखता है। अरे ये दफ्तर, हाँ, मुझे यहीं पर छुपकर रहना चाहिए, पर यहाँ पर तो चपरासी भी रहते हैं। हाँ, इस दफ्तर में एक पुराना शौचालय है, मैं वहीं पर रहती हूँ, वहां पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और सुमन उस पुराने शौचालय में रहने लग जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आकर बच्चे की देखभाल करती है, परंतु उसके लिए उसे खाने की आवश्यकता होती है। अब मैं इसके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? सुमन एक अच्छी सुंदर महिला के रूप में आ जाती है और वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब,
मुझे कुछ काम मिल सकता है? मेरी दुकान पर तो कुछ काम नहीं है, पर पास में एक भोजनालय है, वहाँ पर तुम्हें कुछ काम मिल सकता है। तुम वहाँ जाकर काम के लिए पूछ सकती हो। और सुमन उस भोजनालय में काम के लिए पूछने जाती है तो उसको काम मिल जाता है। अपने बच्चे को साथ लेकर वो भोजनालय में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। भोजनालय का मालिक आकाश उसके काम से बहुत खुश होता है। सुमन, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे खाने से मेरे सारे कस्टमर बड़े खुश होते हैं और मेरे धंधे में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा गुजारा अच्छी तरह से चल जाएगा। सुमन, आज मेरी सालगिरह है, लो मिठाई खा लो। नहीं साहब, मैं नहीं खा सकती। मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो, आज मेरी सालगिरह है। फिर भी नहीं खाओगी क्या? मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूं। अगर मैं मीठा खाऊंगी तो गलत होगा। मैं तो मांस खाने वाली बन चुकी हूं। अब सुमन अपने बच्चे को लेकर वहां से चलने लगती है। आकाश सोचता है कि आखिर ये मीठे से इतना डर क्यों रही है। आकाश इसका पता लगाने के लिए सोचता है और उसका पीछा करता है और सरकारी दफ्तर तक पहुंच जाता है। अरे, इस सरकारी दफ्तर में ये सुमन कहाँ जा रही है? इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। सुमन अपने बच्चे को लेकर उस बंद शौचालय में जाकर बैठ जाती है। आकाश उसका पीछा करता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है। अरे, ये तो सरकारी शौचालय है। इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। ये तो सालों से बंद है। ये यहाँ पर कैसे रह रही है? पर जब आकाश अंदर जाकर देखता है तो सुमन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आकाश उसको कुछ और पैसे दे देता है और कहता है, अपना और अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब सुमन अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाना शुरू कर देती है। एक दिन सुमन रसोई में काम कर रही थी तो उसका बच्चा चलते चलते गैस के पास आ गया और जैसे ही उसका हाथ जलने वाला था, सुमन चुड़ैल के रूप में आ गई और अपने बच्चे को बचा लेती है। अगर अभी तुम्हारा हाथ जल जाता तो क्या होता? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। तभी आकाश वहां पर आ जाता है और उसको चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। तुम चुड़ैल हो? इतने समय से तुम मेरे घर में काम कर रही हो। मैं एक चुड़ैल के साथ खाना खा रहा था। साहब, मैं बेशक एक चुड़ैल हूँ, पर उससे पहले मैं एक माँ हूँ। और सुमन अपनी सारी कहानी आकाश को बता देती है और रोने लग जाती है। आकाश उसको तसल्ली देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारे गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊंगा। आकाश पुलिस को लेकर उसकी कब्र पर चला जाता है। पुलिस लीलावती और शिवानी को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सजा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बस अब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इसको अच्छी परवरिश दूंगा और इसका बहुत ख्याल रखूंगा और इसको एक काबिल इंसान बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। किसी गांव में सावित्री नाम की एक महिला अपनी अपाहिज बच्ची खुशी के साथ रहती थी। वो अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए ई-रिक्शा चलाती थी। उसका अपना ई-रिक्शा था जिसमें वो गांव से शहर और शहर से गांव में सवारियां लाती और ले जाती थी। एक दिन देर शाम वो शहर से गांव लौट रही थी और उसके रिक्शे में 2 युवक बैठे हुए थे। ओए बिंद्र, रिक्शे वाली में अच्छा दम लगता है, इसका थोड़ा दम निकाल दे क्या? राका, तेरी यही इच्छा है तो फिर मौका क्यों गवाता है यार? बिंद्र राका की ये सलाह मानते ही वो दोनों सावित्री का रिक्शा रुकवा लेते हैं और फिर, ए रिक्शा वाली, अपनी मर्जी से चलेगी या फिर हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करेगी तो अच्छा होगा। अकेली औरत के साथ ये सब करना अच्छा है क्या? भगवान से तो डरो, मुझे घर जाने दो। ये कहकर वो रिक्शा चलाने की कोशिश करती है, मगर तभी दोनों उसके साथ हाथापाई पर उतर आते हैं और उसे उठाकर जंगल ले जाते हैं। वहां वे दोनों सावित्री का कत्ल कर देते हैं और फिर वहां से भाग खड़े होते हैं। मगर एकाएक चुड़ैल के रूप में उनके सामने आती हुई सावित्री, भागो, कहाँ तक भागोगे?
मुझे चुड़ैल बनाकर बचकर निकलना चाहते हो? भागो। हमें माफ कर दे सावित्री, हमसे भूल हो गई। हमें मत मारो। क्यों ना मारूं? पापियों, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। ये कहकर सावित्री उन्हें और मौत के घाट उतार देती है। फिर उन्हें मारने के बाद वो दोबारा से सावित्री का रूप ले लेती है और अपने रिक्शे में सवार होकर गांव की तरफ चली जाती है। घर पर सावित्री का इंतजार करती हुई उसकी अपाहिज बेटी खुशी। माँ तुम आ गई? आज तो बहुत देर कर दी माँ। क्या करूं बेटी, आज देर ही हो गई थी। माँ बहुत भूख लगी है। चल, तेरे लिए अभी खाना बना देती हूँ। सावित्री खुशी को लेकर घर के अंदर जाती है और फिर खुशी के लिए खाना बनाकर उसे खिलाती है। माँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है। तो पेट भरकर खा और फिर सो जा। ठीक है माँ। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होने पर जैसे ही सावित्री जागती है, गांव का एक अमीर आदमी बंसीलाल उसके घर आता है और ए सावित्री, इस घर को खाली करके निकल जा या फिर मेरा पूरा कर्जा अदा कर दे, समझी? बंसीलाल जी, आपका कौन सा कर्ज है हम पर? मरने से पहले मेरे पति ने आपका पूरा कर्जा चुका दिया था। पर ब्याज तो नहीं चुकाया था ना। आपको मुझ गरीब पर दया करनी चाहिए। मैं विधवा औरत हूँ और मेरी बच्ची भी अपाहिज है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं सावित्री, जल्दी से मेरा पूरा पैसा चुका देना वरना घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? ये कहकर बंसीलाल अपने घर चला जाता है और फिर इसके कुछ देर बाद ही, क्यों रे साहूकार, मुझ गरीब को घर से निकालेगा तू? सावित्री, तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, आदमी का खून पीने वाली चुड़ैल। अब तक तू गरीबों का खून पीता आया है कमीने, पर आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल को देखते ही बंसीलाल बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसका खून चूसकर उसे मार डालती है। लालची साहूकार, आज मैंने तेरा काम तमाम कर दिया। आज के बाद तू किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। ये कहकर चुड़ैल फिर से सावित्री का रूप ले लेती है और वहां से निकल जाती है, मगर गांव के दो लोग अनवर और लखन उसे चुड़ैल बनकर साहूकार को मारते हुए देख लेते हैं। अरे, सावित्री तो चुड़ैल है। चुड़ैल? इस चुड़ैल ने तो बंसीलाल को मार डाला। इसे मारकर तो गांव का भला ही किया है, निर्दयी सब गरीबों को परेशान करता था। लेकिन इस चुड़ैल का क्या भरोसा, कल को हमें और हमारे बच्चों को भी मारने लगी तो? ये तो सोचने वाली बात है भाई। उस दिन के बाद पूरे गांव को पता चल जाता है कि सावित्री चुड़ैल है और लोगों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इसीलिए अब गांव वाले सावित्री को देखकर दूर भागने लगते हैं। पास पड़ोस के बच्चे भी खुशी के साथ उठना बैठना और खेलना बंद कर देते हैं। इस कारण खुशी बहुत दुखी हो जाती है। ए अंशु, अब तुम मेरे घर आकर मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मेरी माँ ने मना कर दिया है। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ चुड़ैल है और लोगों का खून चूसकर मार देती है। तुम भी चुड़ैल हो क्या? अंशु की ये बात सुनकर खुशी बहुत दुखी हो जाती है और फिर अपनी माँ से पूछती है, माँ, माँ, सब तुम्हें चुड़ैल कहते हैं, क्या तुम चुड़ैल हो माँ? नहीं हो ना? नहीं बेटी, मैं चुड़ैल नहीं, मैं तो तेरी गरीब माँ हूँ। हाँ माँ, मुझे पता था कि लोग झूठ बोलते हैं। मेरी माँ तो कभी चुड़ैल हो ही नहीं सकती। इस तरह सावित्री अपनी भोली भाली बेटी को तो अपने झूठ से तसल्ली दे देती है, मगर गांव वाले उसकी असलियत के चलते उससे नफरत करने लगते हैं और कोई भी आदमी उसके रिक्शा में बैठना पसंद नहीं करता। अब तो इस गांव में रहकर अपनी बेटी का पेट पालना भी मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी मेरे रिक्शा में नहीं बैठना चाहता। हे भगवान, कुछ करो। सावित्री भगवान से ये प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी वहां पर गांव का सरपंच राम लखन आ जाता है और, सावित्री, गांव वाले बता रहे हैं कि तुम चुड़ैल बन जाती हो। क्या इस बात में कुछ दम है या फिर वो लोग यूं ही बक रहे हैं? यूं ही बक रहे हैं सरपंच जी। मैं भला चुड़ैल क्यों होंगी? कोई चुड़ैल ही मेरा रूप लेकर लोगों को मार रही होगी और लोग मुझे चुड़ैल समझ रहे हैं। सावित्री की ये दलील सुनकर सरपंच चुपचाप वहां से चला जाता है, मगर फिर जब बार बार वो चुड़ैल बनकर लोगों को मारती है तो एक दिन,
देखो सावित्री, अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हमें सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो कोई और इलाज करना पड़ेगा। सरपंच की ये बात सुनकर सावित्री रोने लगती है और अपने साथ घटी पूरी घटना के बारे में उन्हें बताती है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर सरपंच को भी दुख होता है और वो उसे समझाता है। देखो सावित्री, तुम्हारे साथ राका और बिंद्र ने बहुत बुरा किया। इस बात का हमें भी बहुत दुख है, पर उन्हें मारने के बाद भी तुम चुड़ैल बनी फिर रही हो, ये बिल्कुल गलत है। तुम आज ही ये गांव छोड़ दो। गांव छोड़ने की बात पर सावित्री रोने लगती है और फिर चुड़ैल का रूप लेते हुए कहती है, सरपंच जी, मैं ये गांव तो क्या, ये दुनिया ही छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरे बाद मेरी अपाहिज बेटी का क्या होगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? सावित्री, मैं तुम्हारे इस दुख को बाखूबी समझ रहा हूँ, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आप अकेले नहीं हो सरपंच जी, खुशी बेटी की देखभाल और पालन पोषण की जिम्मेदारी हम भी निभाएंगे। हाँ, हम भी निभाएंगे। हम भी निभाएंगे। ये सुनकर सावित्री बहुत खुश होती है और फिर, आप सबकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। अब मैं निश्चिंत होकर ये दुनिया छोड़ सकती हूँ। ये कहकर चुड़ैल यानी सावित्री अचानक से गायब हो जाती है और सब गांव वाले खुशी की अपने बच्चों की तरह देखभाल करने लगते हैं।